Good morning, students, and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are quite feeling well in your homes and enjoying your vacations. Dear students, we are on your subject public administration and we have completed first lesson, and today we are going to discuss your second lesson, यूनियन एग्जीक्यूटिव। पहले पाठ में हमने पढ़ा था मुख्य कार्यपालिका, दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, भारत में संसदीय सरकार है, संघात्मक शासन प्रणाली है। मैंने पहले भी बताया था, संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य मिलकर के शासन करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है बार बार। पहला अंग विधान पालिका का होता है और विधान पालिका भी 2 स्तर पर काम करती है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। पहला स्तर है संघ के आधार पर, केंद्र के आधार पर। तो केंद्र में जो विधान पालिका होती है उसको संसद कहते हैं। फिर संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 543 सदस्य चुनकर आते हैं और 2 सदस्य, अगर राष्ट्रपति को लगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देना है तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, वो चुनकर नहीं आते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा के बराबर में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जो अस्थायी सदन है, जो 5 साल में बदलता रहता है। संसद का दूसरा सदन, जिसको स्थायी सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन, उसका नाम है राज्यसभा। ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी बदलती नहीं। जिस प्रकार से लोकसभा हर 5 साल में चुनाव होते हैं और नई लोकसभा बन जाती है, राज्यसभा निरंतर चलती रहती है, ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हैं भारत की राज्यसभा में, जिसमें से 238 विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आपने ये भी पढ़ा कि प्रति 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे सदस्य निर्वाचित होकर के आते रहते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसका सदस्य आते हैं, जाते रहते हैं, उनकी जगह नए लेते रहते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होता है। तो ये जो विधान पालिका है, सरकार का पहला अंग, ये केंद्र के स्तर पर देखते हैं तो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है। और इसी का दूसरा रूप है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, वो है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो विधान पालिका है उसको हम विधानमंडल कहते हैं। इसके भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहाँ विधानसभा की सीटें अलग अलग होती हैं। जैसे हरियाणा में जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। हम 90 MLA चुनकर भेजते हैं जो हमारे राज्य का शासन चलाते हैं। श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये और इनके MLA मिलकर के सरकार चला रही है। तो राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, ये एक अस्थायी सदन है। और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, लेकिन सभी राज्यों में ये विधान परिषद नहीं है। तो ये थी आपकी विधान पालिका के 2 स्तर। हम संघात्मक शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं। संघात्मक में केंद्र और राज्य अलग अलग शासन प्रणाली होती है और मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका भी 2 स्तर पर काम करती है संघात्मक सरकार में। पहली है संघ सरकार, जिसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी है राज्य सरकार की कार्यपालिका। तो संघ सरकार की कार्यपालिका में सबसे बड़ा जो मुख्य कार्यपालक होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, जिसके हाथों में वास्तविक शक्तियाँ होती हैं कार्यपालिका की। फिर मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री के सहयोग करने के लिए, मंत्रियों का एक समूह होता है। फिर महान्यायवादी होता है और उसके बाद
नौकरशाही होती है, ये सब मिल करके संघीय सरकार की कार्यपालिका का शासन चलाते हैं, कामकाज देखते हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है, राज्य सरकार की कार्यपालिका में जो मुख्य कार्यपालक है वो राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग खुद करता है। उसकी मदद के लिए राज्य स्तर पर एक मंत्रिमंडल होता है। तो संघ सरकार में महान्यायवादी होता है, राज्य सरकार में महाअधिवक्ता होता है और फिर इसके नीचे राज्य सरकार की नौकरशाही होती है। ये सब मिल करके राज्य स्तर पर कार्यपालिका का कामकाज देखते हैं, देश का राज्य का शासन चलाते हैं। विधानपालिका, कार्यपालिका और सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में देश का एक सबसे बड़ा कोर्ट है, अदालत है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ये दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे फिर हर राज्य के अपने हाई कोर्ट आते हैं। हरियाणा और पंजाब इन दोनों का इकट्ठा हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है दोनों राज्यों का। सभी राज्यों में वैसे एक एक हाई कोर्ट होते हैं। तो हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। हाई कोर्ट के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज आते हैं और सेशन कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। तो ये आपकी सरकार के 3 अंग मैंने बताए हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये केंद्र स्तर पर संघ के लेवल पर और राज्य स्तर पर किस प्रकार ये काम करते हैं, उनके क्या अंग हैं। आगे जो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। ये हमारे पब्लिक एड का सेकंड लेसन है और इस सेकंड लेसन में हम संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, उस राष्ट्रपति के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका है संघीय सरकार में। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्रपति का यहाँ सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान ने सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति को दिया है। संविधान प्रक्रिया के अंतर्गत हर 5 वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो बड़ा ही अनूठा तरीका है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है हमारे देश में वो बड़ा ही अनूठा तरीका है। इसे आप दुनिया का सबसे अच्छा संवैधानिक तरीका भी कह सकते हैं। इसमें कई देशों में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के जो तरीके हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के केवल और केवल विजयी उम्मीदवार भाग लेते हैं। तो आज हम अपना पूरा फोकस डालेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि पर। कुछ बातें हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। मैं 2-3 बातें आप याद रख सकते हैं कि जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भारत का नागरिक, जो 35 या 35 साल से अधिक की उम्र का हो, जो पागल या दिवालिया ना हो, जो किसी लाभकारी पद पर ना हो, मतलब कहीं गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, तनख्वाह लेने का काम नहीं करता हो, लाभकारी पद पर ना हो, और इसको मनोनीत और इसका नाम लेने वाले भी इलेक्शन में पहले क्या था कि कोई भी कैंडिडेट, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा उम्मीदवार बन सकता था। लेकिन अब ये कंडीशन लगा दी है ज़्यादा भीड़ को कम करने के लिए कि संसद के 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम मनोनीत होना चाहिए और जो विधानसभा है उसके भी 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम का समर्थन होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन भर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पद की कुछ योग्यताएं थी जो चाहिए। हमारा आज पूरा का पूरा फोकस रहेगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, निर्वाचन विधि क्या है। बहुत से बच्चे राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी डिटेल जानते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से निर्वाचित होता है इसके बारे में ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं है। आज हम बारी बारी से हर पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव
अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इनडायरेक्ट मेथड, आप एमपी चुनते हैं, आप एमएलए चुनते हैं, अपनी वोट डालते हैं और उस कैंडिडेट को सीधा आप एमएलए एमपी चुन लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है कि हम एमएलए एमपी चुनते हैं और वही एमएलए एमपी फिर हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम तो नहीं करते, फिर भी ऐसा क्यों कहते हैं? भारत में लोकतंत्र है, भारत का सबसे बड़ा मुख्य कार्यपालक जनता द्वारा चुना जाता है। क्या राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है? हम तो राष्ट्रपति का चुनाव कभी नहीं करते, उसके लिए कभी वोट नहीं डाला। लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से हम देखें तो हम कौन हैं? हम हैं जनता। और जनता किसको चुनती है? जनता राज्य स्तर पर एमएलए को चुनती है और केंद्र स्तर पर एमपी को चुनती है। तो हमने एमएलए और एमपी चुन लिए। अब ये एमएलए और एमपी किसको चुनते हैं? ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए और एमपी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति जनता द्वारा ही चुना जाता है, क्योंकि जनता पहले एमएलए और एमपी चुनती है और ये एमएलए और एमपी हमारी इच्छा के व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए चुनते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, पहला हमने पढ़ा है अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट नहीं चुनते इनको, हमारे थ्रू जो एमएलए गए हैं वो चुनते हैं। दूसरा है गुप्त मतदान, यहाँ पर सीक्रेट वोटिंग होती है, किसी को नहीं पता कि कौन किस उम्मीदवार ने, किस एमएलए एमपी ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। तो ये एक दूसरी विशेषता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, कि यहाँ पर गुप्त मतदान होता है। तीसरी विशेषता है कि आजकल हम एमएलए एमपी का चुनाव ईवीएम मशीन से करते हैं, बस बटन दबाया और हमारा वोट हो गया। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी बैलेट पेपर के द्वारा होता है। बैलेट पेपर एक लंबा सा पेपर होता है, उन पर सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे रामनाथ कोविंद, मीरा कुमारी, इस तरह से सभी के नाम लिखे होते हैं। तो वो बैलेट पेपर पर अपना वोट डाल करके और वापस उसको पेटी में डाल देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव का अभी भी तरीका पुराना है, बैलेट पेपर के द्वारा ही उसका चुनाव होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज उसका चुनाव करता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं वो भी जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, कि अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, वो निर्वाचक मंडल कौन होता है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में। तो देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में सारे इलेक्टेड मेंबर्स एमपीज होते हैं, इलेक्टेड एमपीज। ये सभी संसद के सारे इलेक्टेड एमपीज, तो संसद के 543 एमपीज इलेक्टेड होते हैं, ये भाग लेते हैं। और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपीज हैं राज्यसभा के, तो लोकसभा में तो 545 हैं, ये भाग लेते हैं 543। और राज्यसभा में हमारे यहाँ टोटल तो 250 हैं, लेकिन मैंने कहा कि केवल इलेक्टेड भाग लेते हैं, केवल इलेक्टेड, तो चुनकर आते हैं केवल 238 सदस्य। राज्यसभा के 250 में से 238 सदस्यों का चुनाव होता है, और जो 12 कैंडिडेट हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है, ये चुनकर नहीं आते, मनोनीत होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? केवल इलेक्टेड मेंबर, 543 ये और 238 राज्यसभा के। तो टोटल कितने सदस्य हैं? 781 सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में सारे एमपीज भाग लेते हैं, लोकसभा के 781 सदस्य, प्लस जितनी भी भारत में विधानसभाएं हैं, भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं, जैसे 31 राज्यों की विधानसभाएं हैं,
तो ये 31 राज्यों की विधानसभाएं, जितने भी विधायक हैं वो सब भाग लेते हैं। विधायक इलेक्टेड है, ये भी इलेक्टेड होने चाहिए। सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड, मतलब ये तो एमपीज हो गए और ये हो गए एमएलए। सभी राज्यों के एमएलए इस चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में 90 एमएलए हैं, तो हरियाणा की तरफ से 90 लोग वोट डालते हैं। हर राज्य के अलग अलग मेंबर्स हैं। जितनी जनसंख्या ज़्यादा है राज्य की, उतने ही एमएलए की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, ये किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के केवल इलेक्टेड मेंबर्स, ये मिलकर के एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं और ये निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति को वोट डालता है। तो आज हम केवल इतना ही आपको बताएंगे। इसके बाद जो मेन जो मेथड है, एक और बात बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले कैंडिडेट को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। बाकी चुनाव में क्या होता है कि जिस कैंडिडेट को जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विजयी हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित कोटा पूरा करना पड़ता है। तो वो जो निश्चित कोटा है वो एमएलए एमपीज के मतों की संख्या निकाल करके और जब करना होता है वो हम डिटेल से कल आपको समझाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो पिछले राष्ट्रपति के चुनाव थे उनमें जो कोटा था वो 5,49,495 5,49,495। अब ये कोटा निकाला कैसे जाता है कि टोटल जो मत हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के टोटल सदस्यों के जो मत की वैल्यू होती है ना, वो कुल टोटल मत की वैल्यू और भाग में 2 और जमा में 1, इस तरह निकलता है। तो पिछले जो इलेक्शन हुए राष्ट्रपति के, उनमें लगभग 10 लाख टोटल मत थे, लगभग 10 लाख टोटल मत थे। इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी 10 लाख बटे 2 जमा 1। तो ये जो वो निकला, ये लास्ट में ये निकला कि 5,49,495 वोट चाहिए राष्ट्रपति के कैंडिडेट को जीत के लिए। ये नहीं है कि जिसको ज़्यादा मिल गया वही जीत गया। हर कैंडिडेट को जो भी जीतना चाहता है इतने वोट तो उसको हासिल करने ही पड़ेंगे। अगर इतने वोट नहीं मिलते हैं तो फिर वो कैंडिडेट राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके बारे में हम डिटेल से आगे समझाएंगे। तो आज आप मुख्य ये बातें याद रखें कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हम डायरेक्ट नहीं चुनते, हमारे चुने हुए एमएलए एमपीज का चुनाव करते हैं। गुप्त मतदान से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, बैलेट पेपर पर होता है, वोटिंग मशीन, नो ईवीएम मशीन से नहीं होता। और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जो हमने बता दिया। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? एमपी, एमएलए, एमपीज और एमएलए। और फिर हमने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के लिए सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला इलेक्टेड नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को जीतने के लिए एक फिक्स संख्या वोटों की एक फिक्स कोटा प्राप्त करना पड़ता है, और उस कोटे को जो कैंडिडेट प्राप्त कर पाता है वही राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाता है, वही राष्ट्रपति बन पाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे के लेक्चर में हम समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इनके बारे में अगले टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, बाय।